दोस्तों, मेरा नाम मनदीप है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ वो कहानी मुझे मेरी नानी ने बताई थी। और उनका कहना है कि ये उनके दोस्त के साथ घटी हुई एकदम सच्ची घटना है। ये बात आज से 70 साल पहले की है, जिस समय बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं होती थी। हालांकि अब तो देश में इसके लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन ये कहानी ठीक उसी समय की है। दोस्तों, एक दिन मेरी नानी की दोस्त की शादी हो रही थी और वो पूरी तरह तैयार होकर शादी करने के बाद अपनी डोली में बैठ गई थी। उस वक्त वो उम्र में बहुत छोटी थी। सब लोग बेहद खुश थे, साथ ही उनकी दोस्त भी बहुत खुश थी, क्योंकि उन्हें जिस तरह का लड़का चाहिए था ठीक उसी तरह का मिला था। गांव के कुछ लोग डोली को उठाकर ठीक रास्ते की तरफ चल रहे थे कि बीच रास्ते में तभी उनकी दोस्त ने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन 70 साल पहले तो टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, इसी कारण वो जंगल की तरफ चली गई थी। दोस्तों, कहा जाता था कि उस जंगल में उस समय ब्रिटिश के सिपाही भी रहते थे और वहां जो भी उनके खिलाफ जाता तो वो उसको मारकर दफना भी देते थे। लेकिन यही बात उन्हें पता नहीं थी, क्योंकि वह वहां पहली बार गई थी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा और जंगल के अंदर चली जाती हूं, क्योंकि लोगों से छुपना भी जरूरी था। पर उन्हें कहां पता था कि वो अपनी जान को जोखिम में डालने वाली थी। इसके बाद उन्होंने जंगल के ठीक अंदर जाकर वॉशरूम किया। उस वक्त तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो वापस आई तो काफी अजीब ढंग से नाचती हुई आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था न जाने इन्हें क्या हो गया। हालांकि चौंकने वाली बात तो थी, वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। साथ ही उन्हें यह भी डर था कि ये सब देखकर कहीं उनके ससुराल वाले रिश्ता ना तोड़ दें। इसी वजह से उन्हें वापस घर लाया गया और उन्हें पलंग पर बिठाकर बांध दिया गया था। किसी को नहीं पता था कि हालात एकदम से ऐसे हो जाएंगे। हर किसी के दिमाग पर बस एक ही सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जब किसी के कोई बात समझ नहीं आई, तब किसी पास के गांव से बाबा जी को बुलाया गया था। उन बाबा ने घर में कदम रखते ही बता दिया कि इस घर में एक आत्मा है और उस आत्मा को यहां से भगाने का सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि उसे जो चाहिए वो उसे देना होगा। इसके बाद उन बाबा ने उस पलंग के चारों ओर आटे से गोल घेरा बना दिया और फिर बाहर जाकर पूरे घर के चारों ओर भी यही काम किया। दोस्तों, वो आटा कोई मामूली आटा नहीं था, बल्कि बाबा जी के तंत्र मंत्रों वाला था। दोस्तों, इसके बाद बाबा जी ने उस आत्मा से पूछा कि तुम यहां क्यों आई हो, और वो भी इस छोटी सी बच्ची के शरीर में। इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तब जाकर कहीं उस आत्मा ने बाबा जी से कहा कि इसने मेरा स्थान खराब किया है, और तो और इसके पास जो मालपुए थे इसने वो भी नहीं दिए। लेकिन अब मुझे वो 2 चीजें चाहिए। बाबा जी थोड़ा हैरान तो हुए, लेकिन उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा ने कहा, मुझे इस लड़की के परिवार में से एक इंसान की बलि चाहिए और 4 किलो मालपुआ भी चाहिए। ये बात सुनकर बाबा जी एकदम चौंक गए थे। बाबा जी ने कहा, तुम मेरी जान ले लो पर इसे बख्श दो। हैरानी की बात तो ये थी कि उस आत्मा ने कहा, नहीं, मैं इसके परिवार में से ही किसी की बलि लूंगी। बाबा जी ने उसे कई बार उलझाने की कोशिश की, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ी रही। आखिरकार सभी घर वालों को जब ये बात पता चली तो सबने ही मना कर दिया था। लेकिन दोस्तों, एक औरत थी वहां पर जो अपनी बलि देने को तैयार हो गई थी, और ठीक वो औरत थी उस लड़की की मां। इसके बाद बाबा ने 4 किलोग्राम मालपुआ एक मटके में बांध दिया था। दूसरी तरफ उसकी मां ने भी अपनी बलि दे दी थी। इसके ठीक बाद उस मटके को गांव से दूर एक तालाब में फेंक दिया गया था, और ठीक उस तालाब के चारों तरफ एक घेरा बना दिया था ताकि कोई भी उस तालाब की तरफ ना जा सके। दोस्तों, आज भी उस तालाब के आसपास घेरा बना हुआ है। पर हैरानी की बात तो ये भी थी कि इतना सब करने के बाद वो लड़की होश में आ गई थी
और जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने उसके लिए अपना बलिदान दे दिया है तो उसे एकदम से शौक लग गया, जिसकी वजह से वो फिर कोमा में चली गई थी। सारी की सारी कहानी उल्टी पड़ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के समय कोई भी साथ नहीं देता, लेकिन एक माँ हमेशा अपने बच्चे का साथ देती है। अपने बच्चों के लिए वो अपनी जान भी दे सकती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तो दोस्तों, ये थी मनदीप की कहानी। हालांकि इस कहानी में कई चीजें अफसोसजनक हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जासीम है और आज जो कहानी मैं आप सभी को बताना चाहता हूं वो ठीक मेरे साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दोस्तों, ये बात 2018 की है, जब मैं और मेरा दोस्त नौकरी के सिलसिले में आंध्र प्रदेश गए थे। वहां हमें किसी ने नौकरी के लिए बुलाया था और जिसने बुलाया था उसने हम दोनों के लिए रहने की भी व्यवस्था की थी। उसने हमें 2 BHK फ्लैट दिया था और हम दोनों उस फ्लैट में रहने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर हम आज भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ था, हम दोनों सो रहे थे कि देर रात तकरीबन 2 बजे अचानक कोई हमारे कमरे की दीवार पर बाहर से जोर जोर से लाते मार रहा था। वो आवाज लाते मारने जैसी थी। जब हम दोनों ने आवाज सुनी तो हम दोनों एकदम से उठ गए। फिर हमने सोचा कि शायद ऐसे ही बाहर कुछ काम हो रहा हो। इसके बाद हम दोबारा सोने लगे कि तभी और ज्यादा तेज आवाजें आने लगी। इस बार वो आवाज पहले से कई ज्यादा तेज हो गई थी। फिर हम दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। डर की वजह से हम बाहर को देखने गए तो हमने इधर उधर नजर घुमाकर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम वापस आकर सो गए। ठीक दूसरे दिन जब हमने उस दोस्त से पूछा जिसने हमें नौकरी के लिए वहां बुलाया था, उससे हमने कहा कि यहाँ पर ऐसी आवाजें क्यों आती हैं, तब जाकर उसने बताया कि किसी भी तरह की आवाज अगर तुम लोगों को रात में सुनाई दे तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ की जगह अच्छी नहीं है। यहाँ हर रोज तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन तुम लोग बिल्कुल मत डरो, ये आवाजें तुम्हें कुछ नहीं करेंगी। तुम दोनों बस यहाँ पर शांति से रहोगे तो तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। बस इतना है कि जब तक तुम उन्हें छेड़ोगे नहीं, और हाँ, देर रात उस फ्लैट से बाहर मत निकलना। दोस्तों, इसके बाद उसकी ये बातें सुनकर हम लोग उस दिन से संभल कर रहने लगे। हम दोनों अपने काम से काम रखने लगे तो हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई और ना ही हमारा कुछ नुकसान हुआ। हाँ, पर ये आवाजें हमें परेशान करती थी, लेकिन हमें क्या था, हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों, ये कहानी है मोहम्मद जासीम की। सच कहूं तो इस कहानी के दौरान मन में कई सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो कमरा चेंज कर लेता, क्या पता वहां कुछ और ही होता हो। दूसरा ये कि इस तरह की आवाजें यूं ही नहीं आती। बाकी उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया। अगर आपकी इस पर कोई राय है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल चलते हम अपनी तीसरी कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है। मैं अजमेर राजस्थान की रहने वाली हूँ और आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ वो मेरी आंटी और उनके परिवार के साथ घटी एकदम सच्ची घटना है। दरअसल ये बात 2001 की है, जब मेरी आंटी वैशाली नगर से कुछ ही दूरी में एक घर में किराए पर रहने गई थी। वो घर देखने में काफी बड़ा और शानदार बंगला जैसा था। जब वो लोग वहां रहने गए तो सबके सब उस घर को देखकर काफी खुश हुए थे, बल्कि कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ठीक वो लोग भी अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी खुशी गम में बदल गई। दोस्तों, इसके कुछ दिनों बाद
उनके साथ उल्टे सीधे हादसे होना शुरू हो गए थे, जैसा कि रसोई घर में अपने आप बर्तनों का गिर जाना या फिर बाथरूम के पानी का नल अपने आप खुल जाना। आंटी को ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि आंटी और उसका परिवार कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उस घर में जो आत्मा थी उसने वहां अपने होने का एहसास करा दिया था। एक बार की बात है, आंटी जी की बेटी वॉशरूम में नहाने गई हुई थी तो उस आत्मा ने उनकी पीठ पर बहुत जोर से थप्पड़ मारा। हालांकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी और डरते हुए उसने अपनी माँ को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उसकी पूरी बात सुनने के बाद आंटी एक पंडित जी के पास गई और उन्हें बुलाकर घर ले आई। इसके ठीक बाद जब पंडित जी घर आए तो उन्होंने पूजा की और उस आत्मा को बुलाया। उस आत्मा के आते ही पंडित जी ने उससे पूछा कि तुम इस परिवार को क्यों परेशान कर रही हो, आखिर तुम कौन हो और इसके पीछे क्यों पड़ी हो। तब जाकर उस आत्मा ने कहा कि बहुत साल पहले मेरा इसी घर में कुछ लड़कों ने बलात्कार किया था और उसके बाद मुझे मारकर यहीं दफना दिया गया था। उस वक्त से ये घर बंद पड़ा था और अब ये लोग यहाँ रहने आ गए थे। मैं यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जो भी यहाँ रहने के लिए आएगा मैं उन्हें जान से मार डालूंगी। दोस्तों, इतना कहकर वो जो कुछ भी थी वो एकदम चुप हो गई थी और इसके कुछ ही देर बाद उसने पंडित को धक्का मारकर दूर फेंक दिया था। उन्होंने न कुछ कहा न कुछ बताया, बस वो वहां से चुपचाप चले गए। दोस्तों, इसके बाद वो आत्मा मेरी आंटी के बेटे के शरीर में घुसना चाहती थी, क्योंकि उसने सोचा हुआ था कि वो अमावस्या की रात ऐसा काम करेगी। लेकिन उससे पहले ही आंटी ने वो घर छोड़ दिया था, क्योंकि उस आत्मा ने मेरी आंटी की बेटी को कहा था कि मैं तेरे भाई को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। पर उनकी बेटी ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया, तो वो आत्मा उनकी बेटी को काफी ज्यादा परेशान करने लग गई थी। कभी वो उसको अचानक से थप्पड़ मारती तो कभी धक्का दे देती। ये सारी चीजें होता देख आंटी काफी डरी सहमी रहने लगी और आखिर में उन्होंने दूसरा घर ले लिया। आंटी के उस घर से जाने के बाद भी वो घर बंद रहा, लेकिन काफी सालों बाद अब किसी और ने उस बंगले को खरीद लिया और उस घर में पूजा पाठ करवाई। तब से लेकर वो लोग उस बंगले में रहते हैं और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। शायद जो काम उन्होंने करवाया वो हमने नहीं किया था। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी नए मकान में रहने जा रहे हो तो पूजा पाठ करवानी चाहिए, चाहे आपका मन का वहम ही क्यों ना हो। पर एक छोटी सी पूजा से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि आज के दौर में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पूजा पाठ करने से कुछ भी गलत नहीं होता, बल्कि अच्छा ही होता है। उससे डरोगे तो ही रहोगे। बाकी चलते हम अपनी आज की चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राधे है। मैं बीकानेर राजस्थान का रहने वाला हूं और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि एक दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था और वो ठीक अस्पताल में भर्ती था। ये बात सुनकर मैं तुरंत अस्पताल में गया हुआ था। उसके साथ अस्पताल में कोई भी नहीं था, तो मुझे ही उसके साथ रात को वहीं पर रुकना पड़ा। मैं उसके साथ बिल्कुल अकेला था। उस वक्त ठीक मेरे दोस्त को इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ था, तो मैं ठीक वहीं उसके पास जाकर बैठ गया। मैंने उसके पास जाकर उससे उसका हाल पूछा और हमने थोड़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद उसे नींद आ गई थी, लेकिन मुझे अस्पताल में नींद नहीं आ रही थी। मेरी जगह अगर आप भी होते तो इतनी जल्दी कोई भी नहीं सोता। बाकी मैंने सोचा कि चलो किसी से बात कर लेता हूं। मैं इधर उधर देखने लगा, पर बाकी लोग भी सो चुके थे। मैं ऐसे ही कुछ देर बैठा रहा और उसके बाद मैंने घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 1 बज चुके थे। मैंने सोचा कि बाहर जाकर बैठता हूं। उस समय गर्मी का समय था और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि सामने एक चाय की दुकान थी और वो ठीक उस समय तक खुली हुई थी।
ये देखकर मुझे बड़ी राहत मिली और मैं उस दुकान पर जाकर बैठ गया। वहां जाकर मैंने चाय पी। उसके बाद मुझे बाथरूम जाना था, तो मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो वहां पर कोई भी शौचालय नहीं था, सिर्फ अस्पताल में ही शौचालय था। लेकिन इतनी रात को कौन चलकर जाता, तो मैंने ठीक वहीं सामने की दीवार पर जाकर वॉशरूम कर लिया। पर एक बात थी, मैं जब वहां पर गया तो मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर उस समय आसपास में स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी थी और ना ही उस समय उस जगह पर कोई इंसान था। पर मुझे ठीक से याद है, जब मैं वहां पर खड़ा था तो मेरे कानों में किसी की आवाज आई। उस आवाज ने मेरा नाम पुकारा था। ये सुनकर मैंने अपने आगे पीछे देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे दोबारा किसी की आवाज सुनाई दी। मैंने भी ठीक दोबारा यहां वहां देखा, पर तब भी वहां कोई नहीं था। यही सोचते सोचते कि आवाज कहां से आ रही है, तो मेरी नजर ठीक ऊपर की तरफ गई। ऊपर ठीक एक दीवार थी, जो कि ठीक किसी इंसान के बैठने लायक तो थी। वो दीवार काफी चौड़ी थी, पर मैं उस दीवार की तरफ ही देखता रह गया, क्योंकि जो मैंने वहां पर देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने देखा कि वहां पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी के आधे शरीर का हिस्सा कहीं और पड़ा था और आधा हिस्सा कहीं और। ये सब देखकर एक तरह से मैं आधा कोमा में चला गया था। बस मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैंने देखा कि उसका हाथ सीधा मेरे मुंह की तरफ आया और मेरा गला पकड़ लिया। मैं जोर से चिल्लाने लगा और डर के कारण मेरी कपकपी छूट रही थी। पर मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वो चाय वाला जल्दी से दौड़कर मेरी तरफ आया। उसने अपनी ऊंची आवाज में कुछ अजीब से ही शब्द बोले। उसके ये बोलते ही उसने मेरा गला छोड़ दिया। आखिरकार वो शब्द क्या थे, ये तो वही चाय वाला ही जान सकता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने उस शब्द पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं आप सभी को वो शब्द नहीं बता पाऊंगा। पर मुझे इतना जरूर याद है कि उसका मेरा गला छोड़ते ही वो वहां से कहीं गायब हो गया था। पर एक बात थी, उसने इतना तेज गला पकड़ा था कि छोड़ने के बाद भी मुझे सांस नहीं आ रही थी। तब जाकर कहीं वो चाय वाला मुझे अपनी दुकान पर ले गया। उसने मुझे वहां आराम से बैठाया और पानी पिलाया। पर एक बात बोली जिससे मैं आज भी बहुत ज्यादा डरता हूं। उसने कहा कि बेटा, तुम पहले इंसान नहीं हो जो कि आज जिंदा बच गए हो। तब जाकर उसने मुझे उस आधे शरीर वाले के बारे में पूरी सच्चाई बताई। वो जानता था और जितना उसे पता था उसने ठीक मुझे बताया। उसने मुझसे कहा कि बहुत साल पहले एक आदमी उस दीवार के पास फुटपाथ पर सो रहा था, तो ठीक अचानक एक गाड़ी वाला नशे में गाड़ी चला रहा था, तो उसने उस आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी। पर वो आदमी नहीं रुका। उसने गाड़ी चढ़ाई और वो वहां से निकल गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उस आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी। उस आदमी के लिए काफी जांच पड़ताल हुई, लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। पर उस आदमी की आत्मा वहां पर घूमती रहती है। दोस्तों, उस चाय वाले की ये बात सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गया था और डरते डरते मैं ठीक अपने दोस्त के पास चला गया। हालांकि मैं अपने दोस्त के पास तो पहुंच गया था, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि मेरी आंखों के सामने वही आधे शरीर वाला चेहरा बार बार घूम रहा था। सच कहूं तो काफी समय बीत गया, लेकिन मैं आज भी रात को ठीक से सो नहीं पाता हूं, क्योंकि उस दिन का हादसा मेरे दिमाग में आज भी चलता रहता है। आइए दोस्तों, चलते अपनी 5वीं कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम एस कुरैशी है। एक समय में मैं एक आर्मी ऑफिसर की पद पर कार्यरत था, जिसके बाद मैं आर्मी से निकाल दिया गया था। इसका क्या कारण था वो मैं आपको आगे अपनी कहानी में बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, हुआ ये था कि मैं और मेरे एक साथी की पोस्टिंग श्रीनगर में हुई थी। ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था, इसीलिए सिर्फ 2 ही लोगों को इस ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। क्योंकि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूं, इसीलिए ये काम मुझे दिया गया था। दोस्तों, ऑपरेशन ये था कि श्रीनगर से लगभग 200 किलोमीटर दूर
एक जंगल में कोई चीज है जो उस गांव के सभी लोगों को मार रहा था। तो ठीक हमें कहा गया था कि हमें उस चीज के बारे में पता करके उसे खत्म करना है। हमने भी हामी भरी और हम ठीक रात के 7 बजे उस ऑपरेशन के लिए दोनों निकल गए थे। वैसे दोस्तों, मैं अपने दोस्त का नाम बताना भूल गया था। मेरे साथी का नाम राजवीर सिंह था। राजवीर गाड़ी चला रहा था और मैंने नक्शा निकाला और उस जगह को देखने लगा। गाड़ी चलाते चलाते हम लोग लगभग पहुंचने ही वाले थे, पर हमारी गाड़ी ठीक एक पेड़ से जाकर टकराकर रुक गई थी। मैंने चिल्लाते हुए राजवीर से पूछा कि अचानक गाड़ी का बैलेंस कैसे बिगड़ गया। अचानक कोई चीज गाड़ी के सामने से गुजरी तो ठीक उसी की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। दोस्तों, फिर हम दोनों गाड़ी से बाहर निकल गए थे। तब जाकर हमने देखा कि गाड़ी चलाने की हालत में नहीं थी, इसीलिए हम दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उस समय तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। वहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था और घना सन्नाटा छाया हुआ था। कहीं ना कहीं हमें डर भी लग रहा था, पर हमें अपनी ड्यूटी भी करनी थी। इसी तरह हम चलते चलते थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि तभी हमें किसी की आवाज सुनाई थी। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो। ये सुनकर हम दोनों ने अपनी अपनी बंदूक निकाल ली और धीरे धीरे उस आवाज का पीछा करने लगे। आखिरकार हम दोनों उस आवाज के लगभग पास पहुंच गए थे। इसके बाद वहां हमने जो देखा उसे देखकर किसी को भी डर की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हमने वहां देखा कि एक अजीब सा राक्षस एक छोटी सी बच्ची का चीर फाड़ कर रहा था। ऐसा माहौल देखकर मेरे दोस्त राजवीर ने अपनी बंदूक निकालकर उसी राक्षस पर शूट कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि उस राक्षस को बंदूक की गोली का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसने हम दोनों को देख लिया था और वो हमारी तरफ ही घूर कर देख रहा था। हम दोनों के दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो हम वहां से भागने लगे कि वो राक्षस भी तुरंत हमारा पीछा करने लगा। पीछा करते करते वो कहीं अचानक से गायब हो गया था। तब जाकर कहीं हमारी सांस में भी सांस आई। इसके बाद हम दोनों एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए थे और हमने काफी देर तक भी सोचा। हम दोनों समझ चुके थे कि शायद यही हमारा ऑपरेशन था और हमने तुरंत अपने हेडक्वार्टर फोन किया। हमने उन्हें सारी बात बताई, जो जो हमने देखा और जो हमने किया था। पर हमारी बात सुनने के बाद हेडक्वार्टर ने हमें उस ऑपरेशन को वहीं पर छोड़कर वापस आने को कह दिया था। लेकिन हम दोनों उस राक्षस को बिना मारे वहां से वापस नहीं जाना चाहते थे। हालांकि हमारे दिल में डर था, लेकिन उस राक्षस ने गांव के बहुत से लोगों को मार दिया था। तो ठीक मैंने हेडक्वार्टर का फोन बीच में ही काट दिया था और उसको मारने का सोचने लगा। दोस्तों, वैसे हमें एक बात तो पता थी कि वो बंदूक से तो मरने वाला नहीं है। तब जाकर राजवीर ने हमें बताया कि उसने सुना था कि राक्षस आग से डरते हैं। फिर मैंने तुरंत अपने बैग से पेट्रोल और लाइटर निकाला। उसके बाद हम दोनों उस राक्षस को ढूंढने निकल पड़े। हमने उसे पूरे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन ढूंढने के बाद भी वो हमें कहीं नहीं मिल रहा था। सबसे पहले हम उस बच्ची वाली जगह पर गए, लेकिन बच्ची का भी कोई नामो निशान नहीं था। हम दोनों मिलकर सुबह के 4 बजे तक उसको ढूंढते रहे, लेकिन हमें वो कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद मेरे दोस्त ने कहा कि चलो यार वापस लौट जाते हैं, शायद वो नहीं आने वाला। मैंने भी कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ ठीक है, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद हम दोनों वहां से वापस लौटने लगे। हम लोग कुछ ही दूर आगे निकले होंगे कि तभी अचानक वो हमारे सामने आ गया था। उसे देखकर मेरे हाथ से पेट्रोल की बोतल नीचे गिर गई थी। दूसरी ओर राजवीर लगातार बार बार उसके ऊपर शूट कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इसके बाद उसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया था और ठीक राजवीर की गर्दन जोर से पकड़ ली थी। उसने ठीक अपने दांत राजवीर के गर्दन पर गड़ाए। इसी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। मैं बस हैरानी की तरह इधर उधर देखता रहा। तो ठीक मैंने पेट्रोल को जमीन पर फैला हुआ देखा।
मैंने तुरंत जेब से लाइटर निकाला और आग लगा दी। आग के जलते ही वो राक्षस चिल्लाने लगा। उसने ठीक राजवीर को छोड़ दिया था। फिर मैं चुपचाप ज्यादा देरी ना करते हुए तुरंत राजवीर की ओर भागा। मैंने देखा कि वो मर चुका है। वो राक्षस भी चिल्लाते चिल्लाते उस आग में जलकर खाक हो गया था। पर हो ना हो, इसी तरह हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया था। लेकिन अफसोस की एक ही बात थी कि इस ऑपरेशन में राजवीर की मौत हो गई थी। इसके ठीक दूसरी तरफ हमने हेडक्वार्टर की बात नहीं मानी, इसीलिए उन्होंने मुझे आर्मी से निकाल दिया था। पर दोस्तों, मुझे पता है उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया। हमें जो आर्मी में सिखाया जाता है मैंने ठीक वही किया था। पर बात कुछ ऐसी थी कि किसी को भी बता पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन एस कुरैशी की एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमें इस कहानी से एक सीख जरूर मिलती है कि अगर आपका कोई भी मुसीबत में हो तो उसे बचाने के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपका एक कदम जान बचा सकता है। बाकी जिसको जो ठीक लगता है वो तो वही करता है। पर अगर आपको इस कहानी को लेकर कुछ कहना है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी छठी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सफल अधिकारी है। मैं नेपाल के ललितपुर जिले से हूं और आज मैं आपको शमशान की डाकनी साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो साधना मैंने की थी। ये बात 1 साल पहले की है, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन मैं और मेरा दोस्त अजय एक तंत्र मंत्र की किताब लेने के लिए पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। हमने सारी दुकानों में उस किताब को खोजा। कई जगह पर तो दुकान के मालिक ने हमें बहुत ज्यादा डांटा और बोला कि ऐसी किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें तो बस वही किताब चाहिए थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तब जाकर आखिरकार हमें एक दुकान में वो किताब मिल ही गई। उस किताब का नाम इंद्रजाल था। हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा आज वो किताब को वो अपने साथ ले जाएगा और पढ़ने के बाद मुझे वापस कर देगा। मैंने भी ठीक उसे हाँ कर दिया था, लेकिन उसने मुझे वो किताब दूसरे दिन ही वापस कर दी थी। उसने किताब वापस करते हुए मुझसे कहा कि किसी ने उसे रात में सोते समय उसी किताब से मारा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ गई। तो ठीक मैंने वो किताब ली और उसे पढ़ने लगा। उसमें मुझे शमशान डाकनी की साधना दिखाई थी। मैंने वो साधना करने की ठान ली थी और साधना के लिए जरूरी सामान, नरमुंड माला, काले वस्त्र, फूल, इन सब चीजों की तैयारी कर ली थी। 2 दिन तक तो साधना करते समय मुझे कोई भी अनुभव नहीं हुआ, लेकिन तीसरे दिन जब मैंने हवन के लिए आग जलाई और चाकू से अपना हाथ काटकर खून को अग्नि में डाला, तो मैंने एक लड़की की भयानक हंसी सुनी और ठीक एक काला सा साया मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उस वक्त ठीक मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे सारे भूत प्रेतों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। डर के मारे मेरे हाथ में जपने वाली माला भी नीचे गिर गई थी। वैसे तांत्रिक लोगों का कहना था कि अगर साधना करते समय माला जमीन पर गिर जाती है तो उसी समय साधना की मृत्यु हो जाती है। मैं भी ठीक उसी समय साधना स्थल से भाग गया था, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे उस शमशान डाकनी ने नहीं छोड़ा। मैं जब भी रात को सोता था तभी मेरे सपने में एक काली औरत जिसकी जीभ लगभग 2 हाथ लंबी थी वो दिखाई देती थी। रात में मेरी नींद अपने आप खुल जाया करती थी, क्योंकि मैं देखता था कि एक काला साया मेरी छाती पर खड़ा है। कभी वो मेरी तरफ देखकर हंसती थी तो कभी मेरा गला दबा देती। इतना सब कुछ होता रहा, पर मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। तो ठीक एक दिन की बात है, मैं चुपचाप सो रहा था कि तभी किसी ने मुझे मेरे गाल पर थप्पड़ मारा।
कि तभी मेरी आंख एकदम से खुल गई थी। मैंने देखा कि काली सी लड़की मेरा हाथ पकड़कर खींच रही थी। वो ठीक मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे साथ चलो। उस वक्त मैं बिल्कुल होश में नहीं था, पर मैंने अपने आप को जैसे तैसे संभाला, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डर गया था। उस वक्त मैं सिर्फ भगवान को याद करने लगा था कि तभी वो लड़की अचानक कहीं गायब हो गई और मैं भी ठीक पूरी रात भर मंदिर में दिए जलाकर भगवान को याद करके सोया। दोस्तों, इसके ठीक अगली सुबह मैंने ये सारी बात मेरे दोस्तों को बता दी थी। सबने ये बात सुनी और मुझे रामचरितमानस की किताब दी और तुलसी की माला देकर पाठ पूजा करने को कहा। मैंने तुरंत तुलसी की माला और रामचरितमानस खरीदा। इसके बाद मैं नित्य पाठ करने लगा। उस दिन के बाद से मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा करते करते करीबन 7 दिन बाद मेरे सपनों में हनुमान जी आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे राम जी ने तेरी सुरक्षा के लिए भेजा है। दोस्तों, यकीन मानेगा, उस दिन के बाद से मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो चीज मुझसे काफी दूर हो चुकी थी और ठीक इसके बाद मुझे कभी वो डाकनी दिखाई नहीं दी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। मैंने हनुमान चालीसा भी सिद्ध कर ली है। अब मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे बजरंग बली जी सदैव मेरे साथ हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आप सभी ध्यान से सुने कि कभी भी आप लोग ऐसी उल्टी सीधी किताबों पर बिल्कुल भी गौर ना करें। इससे आपका कुछ होगा तो नहीं, बल्कि बिगड़ और जाएगा।